तो फिर हम उसको कैसे सक्सेसफुली यूरिन ले सकते हैं, सक्सेसफुली काउडन ले सकते हैं, क्योंकि सारा काम तो यूरिन और काउडन से ही होने वाला है। तो हमको चाहिए कि कैसे हम अपनी गौशाला को या गायों को कैसे प्रोटेक्शन दें और क्या बेहतर करें, ताकि जो है ना गायें अपने आप में एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन जाए और उसका जो वेस्ट है उसके वेस्ट से हम अपने एग्रीकल्चर के सारे काम को ऑपरेट कर पाए। ठीक है, तो इस पे देखो हमने करीब करीब 11 साल हो गए। शुरू तो हमने 2012 में किया था, एक साल 3-4 साल गोबर हम बाहर से लेके आते रहे, फिर उसके बाद धीरे 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 करके चीज़ों को सेट किया और अब हमें ये अंदाजा है कि बिना गाय के ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। और गाय अगर खेत पे होगी तो जब तक वो प्रॉफिट नहीं देगी तब तक वो खेत पे भी नहीं हो पाएगी। तो ये पॉइंट भी है कि उसको हम प्रॉफिटेबल बनाए ताकि वो खेत पे रहे और 2 पैसे की अर्निंग जो है ना आपकी दूध से भी हो और जो हमारा वेस्ट हो उसका हम फिर यूटिलाइज करके और फिर कंपोस्ट भी प्रॉपर बना पाए। तो पर इसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, मेरा संशय ये है कि आप लोग अभी लंच तो नहीं करेंगे, मतलब तो नहीं करेंगे, मतलब करेंगे तो करेंगे देर से करेंगे। मेरा ऐसे पूछना है कि लंच करने के बाद हम लोग बैठे या अभी बैठे? वही है ना। लंच तो करके जाइएगा। तो हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे पर ये ध्यान रखना है, कोई बात नहीं। हाँ, सो गायों को लेकर जो एक महत्वपूर्ण बात है, देश में बड़ी भ्रांति है, बहुत सारे लोग ऑप्शंस को ढूंढते हैं, इसका कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, और विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मैं फैक्ट कारण बता देता हूं आपको। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक जीव को संसार में एक स्पेशलिटी मिली हुई है और वो इंसान को भी मिली हुई है, और वो स्पेशलिटी आप खरीद नहीं सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको घटा नहीं सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो इस संसार में कोई भी जीव, 84 लाख जीव हैं, इतने सारे 84 लाख स्पीसीज हैं, उन सबों में एक एक गुण है, एक एक स्पेशलिटी है, और उस स्पेशलिटी की वजह से उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। किसी भी जीव का कोई विकल्प नहीं है संसार में। जैसे गाय का कोई विकल्प नहीं है, पर अभी हम यही बात समझने जा रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं तब ये समझ में आएगा कि हाँ गाय का कोई विकल्प नहीं है। जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि मधुमक्खी का विकल्प है क्या, जो हनी बनाती है? 84 लाख जीव हैं, किसी भी एक जीव से कह दीजिए कि मधुमक्खी आज बीमार है, ये काम मधुमक्खी का तुम कर दो, पॉसिबल है क्या? या मैं आपको ही बोलता हूं कि आप इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल इंसान हैं कि चांद पर भी आपने जाने का अरेंजमेंट कर लिया, आपने समुद्र के अंदर जो है रास्ते बना दिए, आपने क्या क्या कर लिया, जो असंभव था, अकल्पनीय था, वो आपने जमीन पे धरती पर कायाकल्प करके उतार दिया। तो आप मधुमक्खी का काम करके बता दीजिए, इतना सारा फूल देते हैं, एक बूंद भी शहद निकाल के बता दीजिए, नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्पेशलिटी हमारे पास नहीं है, वो केवल मधुमक्खी के पास है। और मधुमक्खी और इंसान का कंपैरिजन मत करें, मधुमक्खी के अलावा उसके बराबर में जितने भी जीव हैं वो भी मधुमक्खी का काम नहीं कर पाएंगे। भौरे से कहेंगे कि तुम शहद निकालो, आज हम बीमार हैं, तो नहीं निकाल पाएगा। मच्छर से कहो तो नहीं निकाल पाएगा, तितली से कहो तो नहीं निकाल पाएगी। जो काम जिसका हाथ में स्पेशलिटी है वही जीव करेगा। संसार में किसी भी जीव की स्पेशलिटी का कोई तोड़ नहीं। अब एक छोटे से जीव का जिसका हमें कोई वो नहीं है, पता नहीं है, वो भी एक अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके घूम रहा है, संसार में राज कर रहा है। ठीक है, मच्छर को ही पकड़ लो, सबसे कोई डिग्री नहीं है उसके पास, कोई इज्जत नहीं है उसके पास, या कोई मान्यता नहीं है उसके पास, कोई उसका मंदिर नहीं बनाता, कोई उसको पूजता नहीं है, देखता नहीं है, मानता नहीं है,
लेकिन उसके पास इतनी बड़ी स्पेशलिटी है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को भी जगाने की पावर रखता है और किसी की भी नींद उड़ाने की क्षमता रखता है। ये स्पेशलिटी है। तो संसार में हर एक जीव को एक एक स्पेशलिटी दिया हुआ है। सांप को एक स्पेशलिटी दिया हुआ है स्नेक्स को कि वो पॉइजन बनाएगा, उसके पास है वो स्पेशलिटी, हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। संसार में मच्छर के पास वो स्पेशलिटी नहीं है, या इवन किसी भी जीव के पास स्पेशलिटी नहीं है जो स्नेक्स के पास है। तो ऐसे करके जितने भी जीव इस संसार में हैं, अर्थवर्म है उसके पास कितनी स्पेशलिटी है, वो 22 टाइप्स के एंजाइम और 5 टाइप्स के एसिड्स को अपनी बॉडी से रिलीज करता है। ये स्पेशलिटी है, हम नहीं कर सकते। हम इतना बड़ा शरीर लिए लेकिन एक एंजाइम को नहीं छोड़ते हम। सिंपल सी बात है, सोचिए। और हम इतने ताकतवर व्यक्ति हैं तब भी हम केचुए के बराबर जितना काम वो करता है या वो जो काम करता है वो हम नहीं कर सकते। एक दिन का भी उसका काम नहीं कर सकते हम, सारी जिंदगी मिला के। मतलब अर्थवर्म का काम होल बनाने का है, वो होल बनाने का काम हम नहीं कर सकते। उसका काम एंजाइम और एसिड्स को रिलीज करने का है, हम नहीं कर सकते। तो जो काम जिसका है वही करेगा और सबके पास अपनी अपनी स्पेशलिटी है। उसके कारण सारे लोग अपने आप में इंडिजीनियस हैं, ठीक है, अपने आप में सुपरमैन, अपने आप में। और यही बात लागू इंसानों पे भी होती है। इंसानों में भी इतने सारे इंसान हैं, सबका गुण एक जैसा नहीं मिलता किसी का भी, सबका 19-20 है और किसी के पास कोई स्पेशलिटी, किसी के पास कोई है, किसी के पास कोई है। तो संसार बिना गुण के नहीं है। तो फिर गाय में ऐसा कौन सा गुण है? आप कहोगे साहब उसके पास घास खाने का गुण है। तो ये खाने वाली बात तो छोड़ दो, वो तो सबके पास है। कोई घास खाता है, कोई फल खाता है, कोई सब्जी खाता है, तो कोई ठीक है अलग अलग चीजें खाता है, ठीक है। तो ये खाने का और निकालने के गुण को हटा के जो क्वालिटी वाली बात हो रही है उसकी बात करते हैं। जैसे सांप के पास स्पेशल क्वालिटी पॉइजन बनाने की, तो गाय के पास भी स्पेशल क्वालिटी है। और वो स्पेशल क्वालिटी ये है जो संसार में 84 लाख जीवों के पास नहीं है, वो गाय के पास। जैसे जो आपके पास जो क्वालिटीज है वो संसार के सभी जीवों के पास नहीं है, या किसी भी जीव के पास नहीं है जो आपके पास है। ऐसे ही गाय के पास जो क्वालिटी है वो संसार के किसी भी जीव के पास क्वालिटी नहीं है। और जब इस पृथ्वी का, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, जब गाय को बनाया जा रहा था, तो ईश्वर ने गाय के अंदर वो क्वालिटी डाल दी जिसका तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो इसके पास क्या क्वालिटी डाल दी? इसके पास जो क्वालिटी डाली वो सनलाइट को कलेक्ट करने की, अब्सॉर्ब करने की एक सूर्य केतु नाड़ी उन्होंने डाल दी इसके अंदर, जो किसी और गाय में, किसी और भैंस में, किसी भी उसके इक्वल जानवर में नहीं होती है। समझ रहे ना? सूर्य केतु नाड़ी जस्ट लाइक ए सोलर पैनल प्लेट। जैसे कि आज दुनिया में हम सूरज की एनर्जी का उपयोग सोलर पैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं, ठीक है। आज के 50-100 साल पहले ये बात कल्पना में भी आदमी नहीं सोच सकता था कि कभी हम सूरज के सामने एक प्लेट रखेंगे, फिर सूरज की रोशनी पड़ेगी और फिर हम उससे बल्ब जला पाएंगे। लेकिन ये आज पॉसिबल है। मतलब इसका ये है कि सूरज में करंट है, एक डिवाइस की जरूरत है जो उसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक उसी तरह से एक डिवाइस जो ईश्वर ने नेचुरल फॉर्म में गाय के अंदर दी हुई है उसको बोलते हैं सूर्य केतु नाड़ी। और ये सूर्य केतु नाड़ी का काम होता है एनर्जी को कलेक्ट करना, और वो एनर्जी अपनी बॉडी के माध्यम से, यूरिन से, डंक के माध्यम से या मिल्क के माध्यम से वापस संसार को दे देना। ये डिवाइस है उसके पास। अब देखो ये बात भी आपको पक्की नक्की पता है कि संसार में एनर्जी का स्रोत केवल सूरज है, ठीक है। सारी धरती, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड सूरज की एनर्जी से ही एनर्जी गेन करता लेता है। ऊर्जा का एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में स्रोत है वो है सूरज, ठीक है। अब ये सूरज से करंट भी, इस सूरज में इतनी एनर्जी है कि ये करंट के रूप में भी बदल सकता है। आप इससे इंस्ट्रूमेंट भी चला सकते हैं। तो ये पैनल प्लेट बनाने के बाद हमें पता चला, लेकिन जब ईश्वर गाय को बना रहा था, इस संसार को बना रहा था, ये काम तो उसने गाय के अंदर पहले ही करके डाल दिया, ठीक है। अब इसके कारण ही वेदों से लेकर, पुराणों से लेकर, आदि काल, अनंत काल से लेकर गाय को माता का पूजनीय स्थान दिया गया है, ठीक है। इसलिए दिया गया है कि हम उस जीव की महत्वता को समझें। ईश्वर ने भी गाय को क्यों स्वीकार किया, या गाय के अंदर
भगवान बसते हैं, ऐसा हमने गीता में पढ़ा है, वेदों में पुराणों में उल्लेख आता है कि भगवान कहते हैं कि हम गाय के अंदर बसते हैं। क्यों बसते हैं? संसार में और कहीं कोई जगह नहीं है क्या? संसार में सब जगह उनकी है, लेकिन भगवान हमेशा एनर्जी को ही अपना केंद्र मानते हैं, या एनर्जी को ही अपना स्थान मानते हैं, या एनर्जी ही ईश्वर है। बात आ रही समझ में? Yes. तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला जो जीव है संसार में, इंसान नहीं है, जो है जीव जंतुओं में इतने सारे एनिमल्स हैं वो सब नहीं है, लेकिन गाय सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाला जीव है, इसलिए उसी के पास भगवान रहते हैं। ऐसी मान्यता है, ठीक है। और यह मान्यता इसलिए है क्योंकि ईश्वर एनर्जी का स्वरूप है, और एनर्जी सबसे ज्यादा संसार में, पूरा संसार बना दिया, पूरे संसार में सबसे ज्यादा एनर्जी गाय को दी। उसका ऑरा सबसे ज्यादा है, उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है, और एनर्जी का वो केंद्र है। इसलिए उसके मिल्क में येलो सिम्टम्स भी आते हैं, ताकि हम ये अंदाजा मोटा मोटा लगा सकते हैं कि वो स्वर्ण तत्व जो गाय की सूर्य केतु नाड़ी में आता है, जो कलेक्ट करती है वो ऑटोमेटिकली, ये उसको हो सकता है कि नहीं पता हो, पर ये कला है। जैसे सांप को नहीं पता होता कि हमारे पास जहर है या हमारे काटने से कोई मर जाएगा, उसको नहीं पता होता, वो तो उसके पास कला है, वो प्रयोग करता अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसी गाय के पास ये कला है कि वो जैसे ही मतलब जो है ना वातावरण के संपर्क में आती है, और वो सूरज की एनर्जी को कलेक्ट करके दूध में, गोबर में और यूरिन में डाइवर्ट कर देती है। और इस कला की वजह से आपको देसी गाय को मानना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। जैसे सांप को आप मानते हो कि भैया वो दिखाओ और एकदम एक्टिव हो जाते हैं हम, कि डस ना ले। क्यों मानते हो उसको? क्योंकि उसके पास पॉइजन है, ठीक है, और इस कारण से आपको उसको मानना पड़ता है। अगर पॉइजन नहीं होता तो आप खिलौना बना देते उसको, सही है कि नहीं है? लेकिन उसके पास पॉइजन होता है, इसलिए डरते हो आप उससे, ठीक है। गाय के पास सूर्य केतु नाड़ी है, इसलिए आपको उसको मानना पड़ेगा, इसलिए समझ रहे ना? तो कुल मिला के हर एक जीव के पास कोई ना कोई स्पेशलिटी है, और उसके कारण हमें उसको मानना पड़ता है, ठीक है, उसको पूजना पड़ता है कुल मिला के ये, या उसके उपाय करने पड़ते हैं, या जो भी कह सकते हैं। तो गाय को आपको मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा एनर्जी का कलेक्शन गाय के पास है। इंसान के पास देखो सभी तरह की कलाएं दी हैं, गाय को नहीं दी ईश्वर ने सभी तरह की कलाएं। इस इंसान के पास सभी तरह की कलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी 16 तरह की कलाओं से अपना जीवन पूरा चरितार्थ किया, ठीक है। तो इंसान के पास भी कई तरह की कलाएं हैं, लेकिन एनर्जी उतनी नहीं है जितनी गाय के पास है, ठीक है। एनर्जी का केंद्र गाय है केवल, इसलिए हम लोग उसको मान्यता देते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस बात का प्रमाण जानने के लिए, हम देखो अभी कोई सर्टिफिकेट एविडेंस तो दे नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सब रिसर्च का विषय है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, कुछ अभी पाइपलाइन में है, पर हम अपनी संस्कृति पर झांककर ये प्रमाण हासिल कर सकते हैं कि गाय का गोबर हमारी संस्कृति में किस तरह से हमारी दिनचर्या में इंटर है। ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे आगे पीछे घूमता है, ठीक है। ये हमारी सभ्यता का पार्ट है। आप देखते हैं जैसे ही हम पैदा होते थे गांव में, अब तो नहीं होते, अब तो अस्पतालों में होते हैं, तो जैसे ही पैदा होते थे तो गाय का जो गोबर का उपला होता है, उपले को जला दिया जाता था, और उस पे नीम के पत्ते डाल दिए जाते थे। उससे क्या होता था कि जब गाय के गोबर का उपला जलता था तो उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ये वहां से काम चालू हो जाता था। और फिर उसके बाद गाय के गोबर से ले उपनयन संस्कार से लेकर मुंडन संस्कार से लेकर आपकी कथा रामायण भगवत गीता से लेकर जो भी हमारे एक वैदिक कार्यक्रम होते हैं, उन सभी में गाय के गोबर को लीप के फिर भगवान को विस्तारा जाता है। इवन हम संस्कृति में झांक के देखें तो डेली हम घर के दरवाजे पर गाय के गोबर को लीपते थे, और अभी भी कहीं कहीं पर लोग लीपते हैं। और इसके पीछे का साइंस केवल इतना ही है कि गाय के गोबर में जो एटॉमिक एनर्जी है, जो सूरज के माध्यम से आई हुई है, वो एटॉमिक एनर्जी अगर हम घर के दरवाजे पर लगा देंगे डेली, तो वो एटॉमिक एनर्जी के कारण कोई भी गलत एनर्जी, कोई भी बाधा जो है ना हमारे ग्रह के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ये साइंस था हमारी, और ये है अभी भी।
तो कुल मिला के पीछे का परिदृश्य यही है। लोगों को ये भले नहीं पता होगा कि गाय के गोबर में एनर्जी होती है, इसलिए हम दरवाजे पर लगाते हैं। गाय के गोबर में पोटेंशियल होती है, एटॉमिक एनर्जी होती है, इसलिए हम दरवाजे पर लगाते हैं। ये लोगों को भले ही पता ना हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको संस्कृति में ऐसे डाला कि हम एक दूसरे को फॉलो करते 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 आज भी वो हजारों साल बाद भी वो हम काम कर रहे हैं। तो ये उनकी थीसिस है, ये उनका पीएचडी है, उनका रिसर्च है कि इंसान को कैसे अपने कामों से जोड़ के रखना है और कैसे उसको आस्था से कैसे भी करके एन प्रकार से समूचे प्रयास करके इंसान को एक वैश्विक लेवल पे समाधान देके उसको स्वस्थ दिनचर्या देना। ये हमारे आदि काल अनंत काल में जो हमारे ऋषि पूर्वज रहे उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने संस्कृति में इन सब चीजों को डाल दिया। ठीक है, तो उसका आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं। विवाह संस्कार होते हैं, आप देखते हैं मंडप जब होता है तो उसमें गाय के गोबर के गणेश बनाए जाते हैं और फिर उनका तिलक पूजन करके और फिर आगे के कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, कि गाय के गोबर के गणेश बिठाने की क्या जरूरत है? घर में कितने छाया चित्र पड़े हैं गणेश जी के, आप उनको बिठा के क्यों नहीं उनका पूजन करते हैं? एक गाय के गोबर का पूजन क्यों करते हैं आप वहां पर? इसलिए करते हैं कि देखो क्या है, अगर पहली बात तो गणेश नहीं बनाएंगे अगर, तो गोबर को कोई पूजेगा नहीं। ठीक है, अब गणेश जैसे ही बना दिए तो गोबर जो है ना, मतलब अब गणेश जी हो गए। अब हम दिमाग नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, और गोबर के गणेश जी इसलिए बिठाए जाते हैं क्योंकि गोबर में एटॉमिक एनर्जी है, और वो एटॉमिक एनर्जी अगर आपके मंडप कार्यक्रम में आ गई तो आपकी कोई भी गलत एनर्जी, जिसको हम हवा बोलते हैं, इसको हम अपनी साइंटिफिक भाषा में वायरल और जो है बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये गलत वायरस गलत बैक्टीरिया हमारे कोई वैवाहिक कार्यक्रम में कोई बाधा पैदा ना करे, इसलिए हम गोबर के गणेश बिठा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अन्यथा वहां पर गणेश जी बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि भगवान को अगर देखा जाए तो भगवान तो हर कण में है भाई। ठीक है, भगवान की डेफिनेशन क्या है? अगर आप एकदम भगवान को क्लियर समझना चाहें तो क्लियरिटी ये है, जो हमें पता है, जितना हमने सीखा, आई डोंट नो, पता नहीं अभी आपकी और क्या डेफिनेशन हो सकती है, पर मुझे जितना पता है या जितना हम समझते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। संसार 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, अर्थ तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व मिला के पूरी ब्रह्मांड की संरचना खत्म है। इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। अब अगर आप वेदों को पढ़ोगे, पुराणों को पढ़ोगे, तो इन सब को मिला के प्रकृति की रचना हुई है। ठीक है, इन सबको मिला के नेचर की रचना हुई, प्रकृति की रचना हुई। प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, ये सारा पूरा ब्रह्मांड का जो संचालित होने वाली वस्तुएं हैं वो सारा प्रकृति है। प्रकृति का उल्टा कर दे तो ईश्वर है। अभी ईश्वर को अगर खोजने जाओ तो आप जो है ना अंतिम जगह पे भी पहुंच जाओ, तो अंतिम जगह क्या है? इन 5 में से कोई भी एक एलिमेंट अंतिम जगह है। ठीक है, और अगर हम इन सबको अगर कैलकुलेट करें कि ऐसी कोई जगह है क्या संसार में जहां पर 5 में से कोई एक चीज एब्सेंट हो? संसार में कहीं पे भी आप चले जाओ, चांद पे चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, सूरज पे चले जाओ, समुद्र की अथाह गहराई में चले जाओ, किधर पे भी चले जाओ, होल यूनिवर्सल में, आकाश गंगा में आप तैरने लगो, एक भी ऐसी जगह बता दो जहां पर 5 एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट एब्सेंट हो। कहीं पर भी एक भी जगह, एक सुई की नोक के बराबर भी एक भी स्थान इस संसार में नहीं है जहां पर इन 5 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट एब्सेंट हो। और इसका मतलब ये है कि 5 एलिमेंट को मिला के नेचर बना है, और नेचर का प्रतिरूप ईश्वर है, तो ईश्वर ही नेचर है। और जब हम नेचर को फिर वापस देखने जाते हैं तो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, और 5 एलिमेंट का मतलब 5 ईश्वर, और 5 एलिमेंट का मतलब उसका एक कण भी ईश्वर है। एक छोटी सी छोटी जो बॉडी है, एक कण जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो भी ईश्वर है, क्योंकि इन सब से मिला के ये सारी दुनिया बनी हुई। तो ईश्वर तो हर जगह है, फिर हम गणेश जी बना के क्यों करते हैं? इसलिए कि गाय का गोबर वहां पे आ जाए, ये है। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता इतनी सॉलिड रही है कि गाय के गोबर को बिठा के और उसका पूजन करके हम जो है ना आगे के सारे वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करते थे। और आज संस्कृति हमने बहुत बुरी तरह से चौपट कर दी है। हम तो गाय का गोबर तो ठीक है, भैंस के गोबर से भी आजकल पूजन नहीं करते लोग, और कई लोग तो ठीक है मंडप में ही नहीं आते, विदाउट मंडप ही हो जाता मामला, तो उसमें फिर गड़बड़ भी बहुत होता है। पहले की जो शादियां होती थी वो कभी नहीं टूटती थी, है ना, 7 जन्म का संबंध ऐसे करके बोलते थे,
अभी तो एक ही जन्म में कई बार हो जाता है। ठीक है, तो वो ये सब चीजें टूट रही है ना, हम चीजों से हट रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें विखंडित हो रही, बिखर रही हैं। कोई डेफिनेशन ही नहीं है इनकी। हम जो कर रहे हैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आज एक तोड़ के दूसरा कर रहा है, दूसरा तोड़ के तीसरा कर रहा है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, और फिर मर जा रहा है आदमी। तो कुल मिला के हम जब अपनी डेफिनेशन से हटेंगे उसके बाद फिर न जाने कितनी डेफिनेशन पे जाएंगे। कोई डेफिनेशन का वैश्विक रूप नहीं है कि ये स्थायी हो, अब इस पे टिकना है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि गाय जो है ना सर्वोच्च ऐसा जीव है संसार का जिसके पास एटॉमिक एनर्जी को कलेक्ट करने की या एटॉमिक एनर्जी बनाने की पावर है, इसलिए हमें उसको मानना पड़ेगा। और ये भारतीय नस्ल की केवल देसी गायों में ही ये है, ऐसा नहीं है कि संसार में सभी गायों में ये विद्या है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण भारत में पैदा होकर भारत की गायों को नहीं चराते, फिर हॉलैंड चले जाते, उस जर्सी गाय को चराते फिर। ठीक है, तो पहली बात तो गाय का जो इतिहास है वो भारत से मिलता है। दुनिया के मानचित्र पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के जमाने में कह दे कि ये हमारी गाय है। ठीक है, ये सब जितनी भी गायें आपको दिखती हैं 50 लीटर दूध देने वाली, 30 लीटर दूध देने वाली, ये सब गायें हैं ही नहीं, और अगर है तो इनका इतिहास हमारे के बराबर नहीं है, हमारे के बाद है ये सब। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि भारत के पास जब बन रहा था, पूरी दुनिया बन रही थी, तो भारत जब पूरी दुनिया ब्रह्मांड भगवान ने बना दिया तो उन्होंने देखा यार धूप सबसे ज्यादा यहाँ पे है भारत में। ठीक है, ये जो सेटिंग बनाई है हमने, इस सेटिंग में सबसे ज्यादा धूप भारत के नक्शे पे पड़ रही है, तो भारत में ही ये गुण दिया जाए गायों में। समझ गए ना? तो या इसको दूसरी चीजों में समझ सकते हैं कि भाई जहां पर धूप होगी, जहां पर सन होगा, वहीं पे तो सनलाइट सोलर पैनल प्लेट चलेगी। और धूप ही नहीं होगी जिस देश के पास, वहां पैनल प्लेट का मतलब क्या निकलेगा? सही है कि नहीं? yes. तो भारत के पास सबसे ज्यादा सूरज की किरणें हैं, इसलिए यहाँ की गायों में वो व्यवस्था दे दी। सिंपल सी बात, इसके आगे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत एक ऐसा मात्र देश है पूरे दुनिया के मानचित्र पर जिसके पास सबसे ज्यादा सूरज की एनर्जी पड़ती है, और इस यहाँ पे ही जितनी भारत में नस्लें हैं 36 टाइप्स की नस्ल अभी भी हमारे कंट्रीज में है जो इंडिजिनियस है, भारतीय है और देसी है। अब देसी गाय की पहचान क्या है, कौन सी गाय को हम देसी गाय कहें? यहाँ पे तो सब कंटामिनेटेड हो चुकी है। हरित क्रांति के बाद दूसरी क्रांति देश में आने वाली थी और वो श्वेत क्रांति थी, क्योंकि WHO हर बार कहता है कि भारत में जितना नकली दूध हमारे देश के लोग पीते हैं उतना वर्ल्ड में कहीं पर नहीं पीते। ठीक है, और नकली दूध पीने के कारण सरकार ने सोचा कि इसको असली दूध में श्वेत क्रांति के रूप में अब क्रांति लाई जाए। और ये आएगी कैसे? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सरकारों को सलाह दिया कि आप एक काम करो, हॉलैंड की गाय 30 लीटर दूध देती है, अगर आप अपनी भारतीय नस्ल की गायों को उनसे क्रॉस करा देंगे तो ये गाय 30 तो नहीं देगी लेकिन 20 लीटर पे दे देगी। सरकार ने उस पर साइन मार दिया और हर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वार्न किया गया कि आपके जिले में जितने भी पशुपालक हैं या पशु हैं उन सभी को पकड़ो और उनको समझाओ, नहीं समझता तो सीमेंट डाल के और गायों को ब्रीडेड करो ताकि दूध को बढ़ाया जाए और नकली दूध से बचा जाए और भारत में श्वेत क्रांति के नाम पर दूसरी क्रांति को लाया जाए। और ये काम बहुत जोरों से 30 साल तक लगातार हुआ। पशुपालन डिपार्टमेंट के पास HF गाय का सीमेन आया और उन्होंने AI विधि के माध्यम से लगातार 30 साल तक जो है हमारी भारतीय नस्ल की गायों में सीमेंट डाल के उनकी ब्रीडेड को चेंज कर दिया। जैसे हाइब्रिडाइजेशन करके हमने अपने बीजों को ओरिजिनल गुणवत्ता से कहीं ना कहीं दूर कर दिया, ऐसे ही देसी गायों में दूसरी गायों की सीमेंट डाल के नस्ल को बदल दिया गया और जिसके कारण हमारी जो ओरिजिनल गुणवत्ता थी, ओरिजिनल जो डिवाइस थी हमारी गाय के पास, वो डिवाइस धीरे धीरे करके आने वाली नस्लों में खत्म हो गई और फिर उसका कोई महत्व नहीं रह गया। ना उसके गोबर का महत्व रह गया, ना उसके यूरिन का महत्व रह गया, ना उसके दूध का महत्व रह गया। तो इसलिए तो अभी हम दूध पी के हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं, उसका दूध पी के हम जो है ना सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं। देसी गाय के दूध पी के हमारे पूर्वज हमेशा जो है ना पैदल 100 किलोमीटर चल लिया करते थे। और अभी हम जो गाय का या भैंस का दूध पी रहे हैं, हम 10 किलोमीटर तो क्या जो है 10 मिनट पैदल नहीं चल पाते। क्या ये हालत हो रखी है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हमें इस गुणवत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको एक ही आइडियोलॉजी स्वीकार करना पड़ेगी और वो ये कि किसी भी जीव में गुण है और उस गुण के कारण उस गुण के लिए उसको मान्यता आपको देनी पड़ेगी, उसको पूजना पड़ेगा।
और गाय के पास जो मान्यता है, जो पूजने का जो गुण है वो है सूर्य केतु नाड़ी। ये सूर्य केतु नाड़ी की वजह से वो सारी एनर्जी का कलेक्शन पॉइंट है इस संसार में, वो दूसरे संसार के किसी भी जीव में नहीं है। और ये भारत में 36 नस्ल हैं। हम आपको पूरी नस्लों का ब्यौरा ग्रुप पे देने वाले हैं, जिसमें हर एक गाय का चित्र, उसकी प्रजाति, उसका जो भी है कद काठी, उसका वातावरण, उसका रहन सहन, उसका सब पूरा चित्र में आ जाएगा। उसमें ब्रीफ भी लिखा है, पूरा नोट लिखा है एक गाय का, और आपके क्षेत्र की कौन सी गाय है उसी गाय को आपको पालना है। आपको कोई दूसरी गाय इधर उधर से लाने की जरूरत नहीं है, पर आपको प्योर गाय से शुरू करना है, क्योंकि गायें कंटामिनेटेड हो चुकी हैं सारी, है ना। 30 सालों से लगातार ब्रीडिंग का काम चल रहा है, तो ओरिजिनल नस्ल बची ही नहीं है कहीं से कहीं तक। हर एक गाय कभी ना कभी उस लपेटे में आ चुकी है, ठीक है। या फिर वो गाय आने के बाद अभी ठीक है, एक गाय को हमने अगर ब्रीडेड कर दिया, उसका जो नंदी बना, उस नंदी ने जो है ना जाके ओरिजिनल गाय को क्रॉस कर दिया, तो लो साहब उसकी नई जनरेशन फिर ब्रीडेड हो गई। तो ऐसे करके हमने नस्लों को पूरी तरह से चौपट कर दिया। पर अब हम देसी गायों पे अगर जाएं तो कहां से लें गाय, और हम पहचाने कैसे कि ये प्योर हमारी भारतीय नस्ल की गाय है। इसके लिए 5-6 पैरामीटर हैं, वो आप जजमेंट करके पता कर सकते हैं। नंबर 1, पहला तो गायों में जो गर्दन के ऊपर हंप होता है, वो अगर भारतीय नस्ल की प्योर गाय है तो हंप मैक्सिमम हाइट का होगा। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, जब गाय चले तो उसका हंप लेफ्ट राइट में मूव करना चाहिए, इतना मैक्सिमम का मतलब है। अभी इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो जब वो चले गाय तो उसका हंप जो है ना यूं 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 ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो चलेगी ऐसी और हंप होना चाहिए ऐसे। क्लियर? तो आप समझ लेना कि एक पॉइंट सॉलिड है, ये प्योर नस्ल की गाय है। फिर दूसरे पॉइंट पे आपको चेक करना है, दूसरा पॉइंट क्या है, उसकी जो गर्दन होगी, गर्दन की जो झालर होगी, मतलब गर्दन की जो स्किन होगी, वो पंखे के माफिक होगी, जो आपको और नस्ल में नहीं मिल सकती है, ठीक है। पंखे के माफिक होगी, अगर वो है तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, वो भारतीय नस्ल की देसी गाय है। अगर उसके कान लंबे लंबे हैं, तीसरा पॉइंट, तो आप समझ लेना कि वो भारतीय नस्ल की देसी गाय है। अगर उसकी पूंछ लंबी है और पूंछ में बाल लंबे हैं, तो समझ लेना कि ये भारतीय नस्ल की देसी गाय है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना सबसे आखिरी और 5वां पॉइंट है कि अगर उसकी बॉडी पे आप कहीं पे भी टच करते हो और वो एकदम से आप पूरी बॉडी को अगर हिला देती है, वाइब्रेट कर देती है, तो समझ लेना कि इसमें प्योर देसी गाय के गुण हैं। और ऐसे 5 पैरामीटर पे अगर वो खरी उतरती है तो समझ लेना कि वो 100% प्योर है। और अगर कोई भी पॉइंट थोड़ा कमजोर है तो उसमें उतनी मिलावट है, समझ लो, ठीक है। तो ऐसे करके हम भारतीय नस्ल की देसी गाय को पहचान सकते हैं, उसके छाया चित्र और क्षेत्र विशेष की नस्ल हम आपको ग्रुप पे दे देंगे, तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम गाय को एक आदर्श डाइट क्या दें, क्योंकि गाय को जब तक, अब गाय तो हमने ले आए, देसी ले आए, भारतीय नस्ल की ले आए, समझ में भी आ गया कि उसका एनर्जी है दूध में, उसके गोबर में एनर्जी है, उसके यूरिन में एनर्जी है, ये सब आ गई बात समझ में। भारतीय नस्ल की देसी गाय पहचानने की भी बात आ गई समझ में। पर अब हम उसको दूध कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मुद्दा तो यही है सबसे बड़ा, ठीक है। क्योंकि दूध बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट जागेगा, अगर दूध नहीं बढ़ेगा तो केवल गोबर से इंटरेस्ट हमारा फुलफिल नहीं होने वाला। क्योंकि गाय को हम गोबर के लिए आज तक नहीं पाले, दूध के लिए हमेशा पाले हैं, तो वो सैड जो मानसिकता है उसको हम दूर नहीं कर सकते। तो जब हम मानसिकता दूर नहीं कर सकते, उसी मानसिकता पे फिर काम करते हैं, ठीक है। वही सेट रहने दो कि गाय को दूध अच्छा देना चाहिए, तो हम फिर गाय पे ही वर्किंग कर लेते हैं कि गाय को हम क्या खिलाएं, क्या रखें, कैसा वातावरण दें ताकि वो ज्यादा वर्किंग करे। जैसे हमने बैक्टीरिया पे वर्किंग किया, देखा कि इसको सेल्यूलोज चाहिए है, अगर ये सेल्यूलोज मिल गया तो ये ताकतवर बन जाएंगे और ज्यादा काम करेंगे, तो वो प्रभावी हो जाएगी वो चीज पे। तो ऐसे ही गाय को क्या हम डाइट, आदर्श डाइट दें ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो हमने एक आदर्श डाइट बनाया है, वो डाइट आपके सामने मैं बताता हूं। और इस डाइट के माध्यम से अगर देसी गाय है तो उससे जो दूध आप निकालेंगे वो भारत का और दुनिया का वो पावरफुल मिल्क होगा जो और कोई नहीं बना पाएगा। क्योंकि इसमें जो हम एक संतुलन देते हैं, एक बैलेंस देते हैं, जो आपको दाने में, बाहर कैटल फीड में और इन सब में भी नहीं मिलता है, वो हम लोग खुद बनाते हैं और अपने से वो डाइट देते हैं। तो सबसे पहले नंबर, हमें कोई भी
क्रॉप का स्ट्रॉ देनी है, भूसा, चाहे वो वीट का हो, ग्राम का हो, पैडी का हो, या जो भी हो सकता है, ठीक है। अब गाय को ये बेस भोजन कहलाएगा, बेस भोजन मतलब मतलब एक बेस बनाने के लिए कि भाई उसका पेट भरना चाहिए, ठीक है। और इस बेस भोजन में अब गाय कितना भी खा ले, मान के चलो कोई गाय 4 किलो खा रही, कोई 5 किलो खा रही, कोई 6 किलो खा रही, तो जितना खा रही है वो बेस भोजन आप साइड में निकाल दीजिए। उस बेस भोजन में आपको कुछ 5-6 तरह की चीजों को ऐड करना है ना, वो मिलानी है। और वो क्या है वो आप सुन लीजिए। नंबर 1, पहला उसको लाइम देना है, लाइम मतलब चूना, ठीक है। और सीधा आप स्टोन नहीं देना है आपको, लाइम स्टोन। क्या करना, लाइम स्टोन को 25 ग्राम मॉर्निंग टाइम में और 25 ग्राम इवनिंग टाइम में। तो पत्थर नहीं खिलाना हमको क्या करना है, उस लाइम को 1 किलो लाइम लिया 1 kg और 20 लीटर वाटर में उसको डिसॉल्व कर लिया, घोल लिया और एक बर्तन में रख लिया और उसमें 250 ml का एक नाप डाल दिया। तो हमने डेली जो है ना उसको घुमाया और एक 250 ml लेके और अपने स्ट्रॉ में मिला दिया। तो एक चीज हमने मिला दी, कैल्शियम। गाय को हमेशा कैल्शियम की फीडिंग प्रतिदिन होना चाहिए। अगर कैल्शियम बॉडी में कम होता है मिल्क पे सीधा प्रभाव पड़ता है, और अगर कैल्शियम की ज्यादा डिफिशियंसी हो गई तो गाय 3 से 4 बार के बाद प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें रिफिल करना होता है, क्योंकि दूध बनने के लिए सबसे ज्यादा बॉडी से कैल्शियम खत्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लाइन देना, 25 ग्राम एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग, टोटल मिला के 50 ग्राम एवरी डे, राइट। दूसरा पॉइंट है जिसमें हम अपना कैटल फीड बनाएंगे, और कैटल फीड बनाने के लिए क्या करना, आपको 5 तरह के अनाज लेनी है, 5 तरह के ग्रेन्स लेने हैं। नंबर 1 वीट गेहूं, नंबर 2 ग्राम चना, नंबर 3 बाजरा, नंबर 4 मक्का, और नंबर 5 नहीं गेहूं, बाजरा, चना, मक्का और जवारी हाँ, जो भी बोलते हैं, ज्वारी है ना, व्हाइट कलर की होती है छोटा, हाँ। 5 चीजों का ये हमने ग्रेन्स ले लिया बराबर मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में। इक्वल क्वांटिटी में एग्जांपल 1 kg ले सकते हैं, 5 kg ले सकते हैं। सबको एक साथ में मिक्सचर बना दिया। मिक्सचर बनाने के बाद इनके छोटे छोटे पैलेट बना दिए, टुकड़े बना दिए। इन टुकड़ों को हमने इकट्ठा करके सब मिक्स हो गया। इन टुकड़ों को 250 ग्राम हमने लिया और थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल कर दिया, ठीक है। और जब ये बॉईल हो जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, फ्राई व्राई नहीं करना, ठीक है। दलिया बन गया, उबल गया, बस फिर वो जाके हमने अपने स्ट्रॉ में मिला दिया। ये दूसरी डाइट हमने ऐड कर दी। पहले चूना डाइट ऐड किया और दूसरा हमने ये 5 अनाजों का अपना दलिया बना के 250 ग्राम मॉर्निंग में और 250 ग्राम इवनिंग में दे दिया, 5 अनाजों का। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। इसको हमें फिर खिलानी है एजोला ग्रास। एजोला ग्रास सबसे हाई रिच प्रोटीन ग्रास होती है, ठीक है। और इस ग्रास को कैसे उगाना वो मैंने कल आपको सामने को बताया था। उस घास को 250 ग्राम मॉर्निंग में, 250 ग्राम इवनिंग में अपने उस स्ट्रॉ में मिलाना है जो हम इकट्ठा गाय को मिक्सचर करके देने वाले हैं। तो कितना हो गया, 3 चीज हो गया। चौथी चीज के रूप में आपको मिलानी है इसमें 5 लीव्स का पाउडर, 5 लीव्स का पाउडर। और वो लीव्स क्या होंगी, नंबर 1 शतावरी की लीव्स होगी, शतावरी, अश्वगंधा की लीव्स होगी, सफेद मूसली का लीफ होगा, सहजन ड्रमस्टिक का लीव्स होगा, रिपीट कर दूंगा आप लिख तो लो। फिर उसके बाद जो है ना तुलसी का लीव्स होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले नंबर शतावरी की लीव्स होगी, फिर उसके बाद मूसली का लीव्स होगा, अश्वगंधा का लीव्स होगा, फिर सहजन ड्रमस्टिक का लीव्स होगा और तुलसी का लीव्स होगा। तो अभी कितना कितना लीव्स लेना है, फॉर एग्जांपल हमने सबका 250 ग्राम ले लिया, तो 5 का मिला के जितना भी लीव्स हुआ उस सब का पाउडर का मिक्सचर 25 ग्राम इवनिंग में और 25 ग्राम मॉर्निंग में देनी है। 5 लीव्स का पाउडर, शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, सहजन, तुलसी, ठीक है। लीव्स का पाउडर देना। तो ये चौथा बड़ा एलिमेंट हमने उसमें ऐड कर दिया। 5वां बड़ा एलिमेंट ऐड करना है आपको जैगरी।
और जैगरी का एक प्रोटोकॉल है कि समर सीजन को छोड़कर बाकी के टाइम में आप उसको 250 ग्राम के एवरेज से आपको मॉर्निंग में, 250 ग्राम के एवरेज से इवनिंग में उस स्ट्रॉ के साथ में मिला के देनी है। अब हमने ये सारा 5 तरह का चीज क्या क्या मिलाया। सबसे पहले नंबर लाइम मिलाया, ठीक है। फिर क्या मिलाया, 5 ग्रेन्स का दलिया मिलाया। फिर मिलाया हमने अजोला ग्रास। फिर हमने मिलाया 5 लीव्स का पाउडर। फिर हमने मिलाया जैगरी। ये 5 चीजें, जैगरी 250 ग्राम, ये 5 चीजें हमने अपने उस स्ट्रॉ में मिला दिया जो नॉर्मली हम डेली उसको खाने के लिए डालते हैं सूखा ऐसे। हाँ, पर डे इवनिंग और मॉर्निंग मिला के। अभी ये सब मिक्सचर करके अब हम गाय को ये खिलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ग्रीन फॉडर कम से कम 10 से 15 किलो अलग वो खिलाएंगे। वो हरा चारा होगा जो आपके खेतों में उगेगा। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप हाइड्रोपोनिक्स का भी घास दे सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स के लिए कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है आपको। आप 5 अनाजों को मिक्स कर लीजिए और उन अनाजों को एक जूट का बोरा लेके आप गीला करके उसको जमीन के सरफेस पे बिछा दीजिए और उस पे 5 अनाजों का मिक्सचर आधा किलो, हाफ केजी आप बिछा के और उसके ऊपर एक गीला बोला करके बिछा दीजिए। और 5-7 दिन के बाद, लगभग 3 दिन के बाद जूट का बोरा हटा दीजिए और उस पे हल्का सा पानी आप देते रहिए। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर वो घास इतना इतना हो जाएगा जूट के बोरे के ऊपर, ठीक है। और उसको फिर निकाल के पूरा जड़, तना, पत्ती समेत आपको गाय को देना है आधा किलो अनाज का प्रतिदिन। मतलब 500 ग्रेन्स का पर डे देना है फॉडर। इतना अगर हमने कर लिया और इसके बाद नमक भी खिलानी है, तो काला सॉल्ट खिलानी है आपको। और वो सॉल्ट हम भूसे में नहीं मिलाएंगे, क्यों? क्योंकि हर एक गाय की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो बड़ा सॉल्ट का ढेला हम रख देंगे गाय के पास और जब वो खाना खा लेगी उसको लगेगा कि अब हमें नमक चाहिए तो वो अपना उतना जितना चाहिए उतना निकाल लेगी, उसमें से चाट लेगी, ठीक है। नमक का तो 1-2 किलो का ढेला रख दो सीधा साइड में जहाँ पे खाना खिलाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अपना चाटती रहेगी। सेंधा नमक, हाँ वही 15 केजी हरा चारा। और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो ये वाला फॉडर जो हमने आपको बताया कि आप जूट के बोरे पे ग्रीन फॉडर खुद उगा सकते हैं, जिसमें हाफ केजी जो हमारे ग्रेन्स होंगे मिक्सचर करके भी या अलग अलग भी उनको अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं। कि आज हमने पैडी का दे दिया, फिर कल हमने जो है अपना वीट का दे दिया, फिर मक्के का दे दिया। इस तरह से अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं या सबको मिक्सचर करके बना के दे सकते हैं। अगर ये डाइट हमने गाय को मेंटेन करके दे दी तो मेरा दावा है इससे जो दूध बनेगा वो नॉर्मल मिल्क नहीं होगा। समझ रहे हैं? देसी गाय का मिल्क तो वो हो गई, A2 मिल्क तो वो हो गई, ऑर्गेनिक मिल्क तो वो हो गई। इसके बाद सुपर मेडिसिनल उसमें आप नाम जोड़ सकते हैं। सुपर मेडिसिनल मिल्क, मेडिसिनल भी नहीं होगा वो, क्योंकि सुपर मेडिसिनल मिल्क इसलिए होगा क्योंकि एक तो वो अपने आप में सुपर है ही, गाय का दूध अमृत है ही, देसी गाय का दूध अमृत है ही, A2 मिल्क है ही, और हम पीछे से डाइट भी अपना दे रहे हैं ऑर्गेनिक है ही, लेकिन उसमें ये सारी मेडिसिन और एक संतुलित डाइट दे रहे हैं, कंप्लीट और एक बैलेंस डाइट दे रहे हैं। और ये डाइट नॉर्मल जिंदगी में हम किसी गाय को नहीं दे पाते और नहीं देते। कोई भी तुलसी की पत्ती गाय को नहीं खिलाता, कोई भी सतावर की पत्ती नहीं खिलाता, सहजन, तुलसी, अश्वगंधा की पत्ती नहीं खिलाता, कोई भी डेली गुड़ नहीं खिलाता, कोई भी चूना नहीं खिलाता, कोई भी 5 ग्रेन का संतुलन दाना नहीं देता, ठीक है। एक रेसिपी पे कैटल फीड बनता है और उसमें हार्मोन्स बहुत सारे डाले जाते हैं, और जब वो हम कैटल फीड गाय को खिलाते हैं तो वो हार्मोन्स के कारण बॉडी से नेसेसरी मिल्क प्रोड्यूस करती है, और फिर 5 से 6 बार के बाद वो गाय प्रेग्नेंट होने की स्थिति में नहीं रह जाती है, बूढ़ी हो जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है। और आप ये डाइट अगर देंगे तो आपको मेरा वादा है करीब करीब मिनिमम 14 बार गाय को आप जना सकते हैं पूरी लाइफ में, 14 टाइम्स, ठीक है। और मिल्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गाय कभी बीमार भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर जा रहा है। और एक तीर से 2 निशान लगा दिए। कैसे? पहले तो नहीं, 3 निशान लगाए। 3 नंबर 1, पहला निशान तो ये लगाया कि हमने सतावर, अश्वगंधा, सहजन, तुलसी, चूना, गुड़, ये 5 अनाज संतुलित फीड गाय को दे दिया, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर कोई डिफिशियंसी नहीं आएगी। आधी डिफिशियंसी तो उसको मिल्क देने में आ जाती है, कैल्शियम कम होता है, सो हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, और फिर थनैला रोग और दुनिया भर के रोग धीरे धीरे करके चले आते हैं, ठीक है। सो हमें पहले तो कोई भी डिफिशियंसी उसके अंदर होने नहीं देना, उसके लिए ये डाइट फॉलो अप करना।
तो कभी कोई गाय बीमार नहीं होगी। बिना डॉक्टर के वो प्रेग्नेंट होगी, बिना डॉक्टर के वो जनेगी, बिना डॉक्टर के वो प्रॉपर मिल्क देगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने एक तो ये कर दिया, तो एक तीर से एक निशान तो ये लग गया कि भाई गाय कभी बीमार नहीं पड़ेगी, तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा और मिल्क अलग ज्यादा देगी। दूसरा निशान ये लगाया कि गाय से जो दूध निकलेगा, अभी देखो आम जिंदगी में सहजन की पत्तियां कोई नहीं खाता, ठीक है। हम तुलसी की पत्ती डेली नहीं खाते, हमें पता है कि तुलसी 300 से ज्यादा बीमारियों पे काम करती, पर नहीं खा पाते। सहजन ड्रमस्टिक की पत्ती, हमें पता है कि ड्रमस्टिक करीब 500 से भी ज्यादा बीमारियों पे काम करता, पर नहीं खा पाते, ठीक है। शतावरी कितनी सारी डिसीज पे काम करती है, मूसली कितनी डिसीज पे काम करती है, हमें पता होने के बाद भी हम रोजमर्रा की डाइट में इन्हें नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही हमारी ऐसी है। लेकिन जब हमने गाय को दिया, तो गाय जो है ना दूध के रूप में वो आपको सब मिक्सचर कर करा के दे देगी, ठीक है कि नहीं। उसमें शतावरी भी आ गई, अश्वगंधा आ गया, तुलसी आ गया, सहजन आ गया, मूसली आ गई, गुड़ आ गया, कैल्शियम आ गया, सारे मिनरल्स आ गए, एकदम पोटेंशियल युक्त मिल्क बन गया। वो उसको बोलेंगे मेडिसिनल मिल्क। अगर कोई आदमी एकदम ऐसी स्थिति में है, उसको भी पिला दोगे तो वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे है, तो सुपर मेडिसिनल मिल्क है, आप प्रयोग करके देख लीजिए। घर में अगर कोई व्यक्ति ढीला ढाला हो या फिर कमजोर हो या कोई थोड़ा बहुत बीमार हो, किसी तकलीफ से परेशान हो, आप उसको ये मेडिसिनल मिल्क आप पिलाइए, मैं दावा करता हूं 1 महीने के अंदर वो रिपेयर होके खड़ा हो जाएगा, गारंटी के साथ। क्योंकि इसमें जो मेडिसिन जा रही हैं, वो सारी मेडिसिन लगभग मिला दो तो करीब करीब 3 से 4 हजार 3 to 4,000 डिसीज पर काम करती है। इतना पावरफुल चीज है ये, और इसे अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना हिस्सा बना लेंगे डाइट का, तो चमत्कार हो जाएगा। और तीसरा निशान ये है कि भाई जैसे एनर्जी की आवश्यकता हमको है, ऐसे ही तो मिट्टी के अंदर जो जीवाणु काम कर रहे हैं उनको भी एनर्जी की आवश्यकता है, सही है कि नहीं है। तो उनको भी हम कभी भी अश्वगंधा नहीं देते, जीवाणुओं को देते क्या, या तुलसी नहीं देते, शतावरी नहीं देते, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, दुनिया भर की चीजें नहीं देते। लेकिन जब गोबर में वो सब चीजें आएंगी, समझ गए ना, तो उनको शतावर भी मिल रही है, अश्वगंधा भी मिल रहा, मूसली भी मिल रहा है, ये सारा अनाज का फीड और दुनिया भर का कंप्लीट डाइट मिल रहा है। बैक्टीरिया खुश हो जाएंगे, मस्ती के साथ झूम के काम करेंगे। क्या उसी एनर्जी की जरूरत बैक्टीरिया को है और उसी एनर्जी की जरूरत इंसान को है। आप इस ढंग से काम करिए, इस ट्रैक को माइंड सेट करके काम करो, बहुत ज्यादा चीजें सुधर जाएंगी, ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएंगी। और गाय के जितने संपर्क में रह सकते हो आप उतने संपर्क में रहो। ये एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। आप एक एनर्जी के एटम बम के सामने अगर आप रहते हो तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे और रेडिएशन आप पर कम प्रभाव डालेगा, क्योंकि गोबर में जो पोटेंशियल है वो रेडिएशन को रोकने की पावर रखती है। क्योंकि आज की दुनिया में रेडिएशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसके बढ़ने के कारण दुनिया में मौतें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो रेडिएशन को रोकने का एकमात्र सही विकल्प और सॉलिड विकल्प है कि ये डाइट खिला के हम इंडिजिनियस काउ से जो गोबर लें उसका हम रेडिएशन चिप भी बना सकते हैं। चिप को हम मोबाइल के पीछे भी लगा सकते हैं, उसका ताबीज भी बना सकते हैं, गले में भी लटका सकते हैं, उसका धागा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी बांध सकते हैं। इन सारी विधियों का आप प्रयोग करके रेडिएशन से बच सकते हो और इसका प्रैक्टिकल हमने खुद किया है, हम करते हैं। हमारे मोबाइल के पीछे चिप लगी रहती है। 100 150 फोन तो ये मिनिमम बात है। जब सीजन होता है तो 250 से लेकर 400 फोन तक हम प्रतिदिन उठाते हैं और उसके बाद जो है व्हाट्सएप निपटाते हैं। इतने में ही एक बंदे की हालत खत्म करने के लिए ये पर्याप्त काम है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया 28 डेज आपको प्रैक्टिकल कैंप भी देते हैं हम, सोच लीजिए, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊं 22 ईयर हो गया टोटल हमको। 22 ईयर से हमने एक भी एलोपैथी टच नहीं किया। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब हमें एलोपैथी को खाना पड़ा। सोचिए, एक भी दिन। 22 ईयर हो गया और 11 साल से जब से हम फार्मिंग कर रहे हैं तब से हमें एक भी दिन ऐसा याद नहीं है जिस दिन हमने छुट्टी बनाई हो, ठीक है, कि चलो आज जो है ना कोई कैंप नहीं है तो आज जरा सो लेते हैं 2-3 घंटा दिन को। ऐसा एक भी दिन हमें याद नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के पूरी एनर्जी के साथ में अगर हम काम कर रहे हैं आपके सामने और ये प्रमाण है तो आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। सो कुल मिला के, और ऐसे नहीं है कि ठीक है आप दिन भर हमसे जो है
शिविर ले लो और फिर रात को अब हम खत्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। आप कहो कि अब ठीक है दूसरा शिविर रात को 11 से लेके सुबह 4 बजे तक है, तो हम वो भी दे देंगे और उतनी एनर्जी से देंगे जितने से अभी दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है, आप नेचर के साथ जुड़ोगे, फुटबॉल के माफिक रहोगे, ठीक है, उछलते कूदते रहोगे और जितना आप नेचर से भागने की कोशिश करोगे और विकल्प ढूंढोगे, भले तो चाहे छाछ का विकल्प ढूंढो या फिर किसी और चीज का, दूध का विकल्प ढूंढो, इसलिए विकल्प बिल्कुल भी मत ढूंढना, ठीक है। जो चीज का जो सॉलिड समाधान है उसी सॉलिड समाधान पे हमको आगे बढ़ना, ठीक है। तो तेल का पेंट अच्छा रहता है क्या? किसका? किसी भी तेल का पेंट चाय को बोल रहा हाँ, ये केक गाय को खाने के लिए नहीं ग्राउंडनट का आप केक मस्टर्ड केक दे सकते हैं, अच्छा, only मस्टर्ड का mustard। केक और हाँ मूंगफली का भी और तिल का भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। किसी भी दे सकते हैं, जो सैफलवर का अमावस्या तेल दे सकते हैं, कोकोनट केक भी दे के अलावा कुछ नहीं देते हैं। अभी वो संतुलन डाइट नहीं है ना, कॉटन केक सर कॉटन का भी दे सकते हैं। अभी ये बिलोना और जो दुनिया भर के तुम्हारे ये कैटल फीड है, ये सब इसी से तो बनते हैं क्या, और उसमें हार्मोन डाले जाते हैं, बस इतना ही तो होता है, उसमें कोई बहुत कलाकारी थोड़ी होती। लेकिन हम लोग जो डाइट पे बात कर रहे हैं ना, ये कंप्लीट और एक संतुलन पे बात कर रहे हैं, और जब हम कंप्लीट और ये डाइट दे देंगे, बैलेंस डाइट दे देंगे, और बैलेंस का मतलब बैलेंस ही होता है, मतलब नेचर के ट्रैक पे सेट होना, और नेचर का ट्रैक ये कहता है कि चंगा रहो 100 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऐसे आपको ये गाय के महत्व को समझते हुए इसकी डाइट को फॉलो अप करना है, और ग्रेजिंग के लिए आप उसी के साथ में ओपन गेज लैंड रखो। अगर एक गाय है तो एक गाय के लिए लगभग आप ये मान के चलो 100 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए। अगर 5 गाय हैं तो 5000 स्क्वायर फीट जमीन आप गायों के लिए बाहर खुला छोड़ने के लिए छोड़ो। और हाँ 5000 स्क्वायर फीट 5 गायों के लिए, 5 गायों सॉरी एक गाय के लिए 1000 स्क्वायर फीट, सॉरी गलत, एक गाय के लिए 1000 स्क्वायर फीट, 5 गायों के लिए 5000 स्क्वायर फीट आपको जगह छोड़नी है, ठीक है। एक एकड़ छोड़ दो तो और अच्छी बात है, मिनिमम की बात कर रहे हैं हम कि इतना होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी जब आप गायों को खाना खिलाने की जगह बनाएं, डेयरी बनाएं अपना या गौशाला बनाएं, गायों को खाने के लिए ऊंचा स्थान कभी मत बनाना। हम लोग बहुत गलती करते हैं, हमने पूरे हिंदुस्तान की बहुत बड़े बड़े मठों की गौशालाओं को हमने विजिट किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, परंतु जो है ना, लोग एक वास्तविकता पे काम ना करके अपनी सुविधा पे या अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करते हैं। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो, आप उसकी सुख सुविधा के लिए काम कर रहे हो ना, तो एक बार उससे पूछ के करो ना। हम उससे कभी नहीं पूछते, हमारे दिमाग में जो आया हमें लगा ये कर देना चाहिए तो ठीक है, और फिर फोटो खिंचाते रहते हैं, देखो हमने ये कर दिया इनके लिए। अरे भाई वो परेशान हो गई है वो करने से, ठीक है। हम गलती क्या करते हैं, हम गायों को खाने का ऊंचा स्थान बना देते हैं, और उससे तकलीफ क्या होती गाय को कि गर्दन उसकी इतनी लंबी है। अब मैं आपको समझाता हूं, आपकी गर्दन इतनी है, मान के चलो 5 इंच का, और आपके हाथ है 2 फीट के, तो आप क्या करते हो, थाली को इधर रखते हो, नीचे बैठते हो तो बढ़िया इधर रखते हो, टेबल पे रखते हो तो इधर रखते हो। इतना हाथ भगवान ने फ्लेक्सिबल बनाया कि इतनी दूरी से उठा के आप खा सकते हो, राइट। अब अगर थाली आपको हम इधर दे दें, सोचिए जरा 1 मिनट के लिए, तो क्या होगा, भूख लगी होगी तो ठीक है, आप बिना हाथ के इस्तेमाल किए हुए खा लेंगे, पेट तो भर लेंगे, लेकिन तनाव पैदा होगा। अब जैसे ही खाना मिलेगा आप फिर 1 घंटा पहले से सोचने लगेंगे, अरे यार अब ऐसे खाना पड़ेगा। ऐसे गाय के साथ भी होता है, गाय की गर्दन इतनी लंबी है, उसको हैबिट है जमीन से उठा के खाने की, इसके लिए उसकी गर्दन इतनी लंबी बनाई। अभी हम उठा के इतना ऊंचा कर देते हैं, अब वो ऐसे करके खाती है, उसको हरदम स्ट्रेस फील होता है, स्ट्रेस फील होता है तो मिल्क पे प्रभाव पड़ता है, उसकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। ये सब चीजों का हम ख्याल नहीं रखते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विज्ञान है। गायों पे ही अगर हम डिस्कस करें तो 7-8 दिन का पूरा विषय है ये, ठीक है। पर देखो समय की बाध्यता और सब चीजों के कारण मोटा मोटी जो काम की चीजें हैं वो सब चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और अगर इनमें से कोई चीज ऐसी है जो छूट गई हो या रह गई हो तो ग्रुप पे आप मैसेज डालिएगा, हम आपको वो सारी चीजें समय रहते उपलब्ध करवाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, वैसे तो आप सभी लोग एक्सीलेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और परफेक्ट भी हैं, परंतु फिर भी जब भी आप कोई अपनी बात का मैसेज डालें या कोई भी आपके मन में क्यूरी हो,
बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लिख के ड्रॉप करिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग के ही 550 ग्रुप हैं और 550 के आसपास और लोगों ने हमें जोड़ रखा है, कई संस्थानों ने और है ना, सारे देश भर के अलग अलग लोगों ने, तो 1000 के आसपास तो हमारे पास ग्रुप ही हैं, ठीक है। और फिर डेली 1000-1500 अलग लोग संपर्क में रहते हैं, तो सब मिला के मतलब जो है ना 2-2.5 हज़ार का ट्रैफिक पर डे का हो जाता है हमारा। तो हम शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात को ड्रॉप करें, जो भी समस्या हो सॉलिड फॉर्म में लिखें। अगर कोई कीड़ा लगा है तो कोशिश करें आप कीड़े की फोटो खींचें, समाधान लिख दें, बस बात खत्म। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें हर एक व्यक्ति को वही समाधान देना है जो हमारे पास है, ठीक है। तो इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात को ड्रॉप करें और 8 to 10 PM एवरी डे हम फोन पर बैठते हैं। आप उस समय जो है ना किसी भी विषय को लेकर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 से 10 को लेकर डेली इवनिंग टाइम में हमारा टाइम फिक्स है, उस समय पे आप आराम से खूब बात करिए। और अगर दिन में भी कोई बात अटक जाए तो आप एक कॉल छोड़ सकते हैं, अगर हम कहीं बिजी होंगे, जैसे हमारे हाथ में फोन आएगा हम तुरंत आपको जवाब कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समय की बाध्यताएं हैं, अगर आप इन सब चीजों का ध्यान में रख के अगर हमसे काम लेना चाहोगे तो हम खूब काम देंगे आपको, परंतु बस वही बात है ना कि अगर हमसे काम लेना है आपको तो आपको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और हमारे समय के अनुसार आपको काम मतलब हमारा समय चुरा चुरा के आपको अपना काम निकालना पड़ेगा, सीधी सीधी बात ये है। तो कुल मिला के ये है कि आप बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको हम उसमें भी हरदम अवेलेबल रहते हैं। और ये काम जो है ना एक काम नहीं है, इसको हमने पूरा एक मिशन दिया हुआ है, क्योंकि आज की तारीख में मंदिर बनाने से भी ज्यादा, मूर्तियां स्थापित करने से भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि 1 एकड़ भूमि को विषमुक्त बनाना जरूरी है। क्योंकि भगवान ने अगर अंत में जाते जाते गीता का निर्माण करके गए हैं, संसार को देके गए हैं वो अपनी विद्या, तो उन्होंने एक ही उसमें बात कही है, जीवो रक्षा परमो धर्मा, जीवों की रक्षा ही परम धर्म है, ये गीता का सार है। तो हम उधर जाके जीवों की हत्या कर रहे हैं, खेतों में पेस्टिसाइड डाल के जीवों को मार रहे हैं, पेड़ों को काट के बायोडाइवर्सिटी डैमेज कर रहे हैं, और इधर आके भगवान के लिए हम पूजा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि आप ये भी करें, ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करना चाहिए, आपको ये भी करना है, परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि मिट्टी को हम विषमुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि ये सदी का सबसे बड़ा काम है। और वो इसलिए है, एक मानव को आप अगर नहीं बचा पाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने मिट्टी को बचा लिया तो आपने जीवंत न जाने कितने लाख लोगों का जीवन दान दे दिया आपने। क्योंकि इस धरती पर जब आप नहीं थे तब आप जिस जमीन के मालिक हैं, आपका नाम जहां पर जिस टुकड़े पर लिखा हुआ है उस टुकड़े पर आपकी जगह पर किसी और का नाम लिखा था, फिर वो जब नहीं था तो किसी और का नाम लिखा था, वो नहीं था तो और किसी का नाम लिखा था, और जब आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों का नाम लिखा जाएगा आपके जाने के 10-15 दिन बाद, और फिर जब वो जाएंगे तो फिर उनका नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जमीन एक ही है, टुकड़ा वहीं के वहीं है, उतना का उतना ही है, केवल नाम बदलते चले जाएंगे, सही है कि नहीं है, और आगे भी नाम बदलते चले जाएंगे। तो अगर एक व्यक्ति अगर कोई कैंसर से मर गया, ठीक है, तो उसको बचाना मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको बचाना है जिस मिट्टी से वो अनाज खा के कैंसर पैदा हुआ है। सही। अगर हम उसको बचा लिए तो आने वाली सारी नस्लों को विषमुक्त अन्न मिलेगा और उससे किसी को कैंसर नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो है मिट्टी को विषमुक्त बनाना, और उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम पूरी तरह से संकल्पित है इस कार्य के लिए। हमको दिन को भी वही दिखता है, रात को भी वही दिखता है, सुबह में भी वही दिखता है, शाम को भी वही दिखता है, भोजन करते हैं तो भी वही दिखता है, जो भी काम करते हैं वही दिखता है, वही आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको पूरे जमीन में उतारो और इसके लिए जो आप कर सकते हो वो करो। देखो, कल मैं जो बात कहा था वो रिपीट करता हूं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई कारोबार खड़ा करो, जो आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से काम करो। आप अगर 1000 स्क्वायर फीट जमीन पे विषमुक्त अन्न उगा सकते हैं तो आप वो उगाइए, वो ही सबसे बड़ा इस धरती पे आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, और भगवान आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे यूं खोल के रखेगा।
और भले तो चाहे हम कितना भी वो कर लें, अगरबत्तियां फूंक डालें, ठीक है, खूब दीपक जला डाले, तेल जला डाले, संसार का सब कुछ कर डाले, ऊपर नरक के दरवाजे खुले मिलेंगे। क्योंकि भगवान ने एक ही चीज कही है, उनका जीवन का अंतिम सार है, जीवों की रक्षा परम धर्म है। मतलब आपका दायित्व है जीवों की रक्षा, हत्या नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कह के गए। तो इस बात को हम स्मरण में लें, जहन में लें और इस बात को चरितार्थ करें, तो ईश्वर हमसे खुश होंगे। ठीक है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये एक मिशन का कार्य है और इस मिशन में आप सभी लोग इसके हिस्सा हैं। जो व्यक्ति जहां जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस कंट्रीब्यूशन से इस मिशन को आगे बढ़ाए। आपको लगता है कि किसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीजें चाहिए पड़ती हैं, क्या फ्यूल चाहिए पड़ता है? तो तन चाहिए पड़ता, मन चाहिए पड़ता, धन चाहिए पड़ता है। तीन चीजें मेजर चाहिए पड़ती हैं। तो तीन चीजों में से भी आपको अगर कोई चीज लगती है कि हमारे पास तन है, मन है, धन है और हम 1 रुपए का भी सहयोग कर सकते हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपको लगता है कि हमारे पास 5 दिन का वक्त है, हम साल भर में 5 दिन के लिए छुट्टी मनाने जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि 5 दिन इस रचनात्मक कार्य के लिए हमारे लग जाएं, हमारा एंजॉय भी हो जाए, छुट्टी भी हो जाए, पिकनिक भी हो जाए, चीजें सीखना भी हो जाए और इस कार्य में योगदान भी हो जाए। तो हमारे देश में पूरे कैंप लगते हैं ऐसे, जो 7 दिन के, 5 दिन के। आप संपर्क में रह सकते हैं, आप चाहें तो 5 दिन का किसी भी कैंप में वॉलंटियरशिप सेवा देने के लिए आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आयोजन समिति में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये छोटा कार्य नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति को घर में बुलाना कितना बड़ा सिरदर्द बन जाता है। ठीक है, और इतने सारे लोगों को एक जगह पे बुला के एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना, इसमें टीम लगती है। तो उस टीम का हिस्सा अभी कोई और था, आगे के प्रोग्राम में आप भी हो सकते हैं। ताकि ये मिशन कहीं ना कहीं से आगे बढ़े। ठीक है, फिर इसके बाद आप चाहते हैं कि जी नहीं, इन दोनों में से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक थॉट है, एक विचार है, अगर वो विचार आप ये यहाँ पे अप्लाई कर लो तो शायद ये काम बहुत आगे बढ़ जाए, तो वो भी आमंत्रित है। तो इस तरह से आपको लगता है कि हम किसी भी तरह से इस मिशन के लिए मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो वेलकम। हम अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए लगा चुके हैं। हमने संकल्प ले रखा है कि जब तक भारत विश्व मुक्त नहीं होगा तब तक धरती छोड़ के नहीं जानी। ठीक है, तो इस थॉट के साथ में पूरी शिद्दत से हम लगे हुए हैं। जो भी व्यक्ति जहां बुलाता है, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ता है हम वो सब करते हैं। तो आप भी कृपया करें। और अगर इन 3 में से कोई काम नहीं होता है तो देखो, बातचीत तो हम करते ही हैं। तो कृपया आप अगर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, तो उसको फिजूल की बात ना खड़ी करके ये वाली काम की बात शुरू कर दो जरूर, कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम माहौल बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। हर जगह जहां पे भी चौराहे पर 4 लोग मिलते हैं, आपके जितने संपर्क में लोग हैं, उनको स्प्रेड करो ये सारी चीजें, कि देखो ऐसा भी होता है, मेडिसिनल मिल्क भी होता है, सुपर मेडिसिनल मिल्क भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो ये सारी चीजें, नॉलेज अगर स्प्रेड करेंगे आप, तो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होगा। ठीक है, इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं पुनः एक बार श्रीनिवासन प्रभु जी के लिए, और यहाँ पर मुझे नाम सबके नहीं पता है, लेकिन जितनी भी टीम यहाँ पर थी, जो जिनके चेहरे दिखे और जिनके चेहरे नहीं दिखे, उन सब के लिए हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि एक बार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे। ठीक है, और जो भाई राजेश्वर राव जी जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो अपनी सेवाएं हर दम इस राष्ट्र भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और सीखने को यह मिलता है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी जीवनचर्या में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त होने के बाद भी इतना काम कर सकता है, ये चीज मतलब अतुलनीय है। कि वो कितने फोन उनके पास जाते, कितने व्हाट्सएप जाते हैं, इतना बिजी उनका काम है, उसके बाद भी वो सबको हैंडल करके और कम्युनिकेट करते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं उन राव जी के करीब 5-7 साल से संपर्क में हूँ। मैं व्यक्तिगत लेवल पे उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही डिसेंट व्यक्ति हैं। ऐसे रत्न मिलना हिंदुस्तान के लिए मतलब बहुत कठिन बात होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए भाई राहुल जी हमारे साथ में हैं, ये नौजवान हैं, इंजीनियर हैं और कहीं ना कहीं
माटी और मातृभूमि और गाय के लिए इनका प्रेम है। नौकरी रिजाइन करके घर पे, ठीक है संसाधन नहीं है, ठीक से नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा है कि इसके लिए कुछ करना है। तो जैसे ही हमने एक फोन बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, इनको कोई हमारे साथ और आने वाला था, क्योंकि हर बार कोई ना कोई टीम हमारे साथ चलती है। तो इस प्रोग्राम के लिए किसी और का टिकट बना हुआ था, लेकिन अचानक उनका कुछ हेल्थ का इशू हुआ। मैंने सेम डे जिस दिन निकलना था उस दिन इनको 4 घंटे पहले फोन किया। ये कहीं अलीगढ़ से कहीं दूर पे थे। मैंने कहा उधर जाना है, तो इन्होंने ये भी नहीं पूछा है कि मतलब जो है ना कौन सी तारीख को जाना। इन्होंने कहा कि कब जाना, मैंने कहा अभी शाम को दिल्ली पहुंचना 8 बजे। इन्होंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा। ये करीब 100-150 किलोमीटर अपने घर से दूर थे, इनको घर पहुंचना था, फिर अलीगढ़ से दिल्ली जाना था और फिर यहाँ आना था। सोचिए कितना डिफिकल्ट है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि डेडिकेशन कितना है मातृभूमि के लिए। जब भी आवाज उठेगी तो तुरंत हम खड़े होंगे। तो राहुल जी का अभिनंदन। और ऐसी विचार जो है ना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे भाई जो पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी भारत को हम जैविक भारत देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। सर हाँ, एक आपको सूचना देनी थी, और सूचना ये थी कि एक तो पहले नंबर आप नोट कर लीजिए, है ना। नोट नंबर कर लेंगे, और फोन भी आप कभी भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, कभी ना कभी आपको जवाब उससे मिलेगा भी, राइट। तो नंबर है जिसपे आप देखो, 2 नंबर हैं, अभी 3 नंबर हैं हालांकि, तो जिसपे आप व्हाट्सएप और बातचीत भी कर सकते हैं। मैं तीनों नंबर आपको बता देता हूं। एक नंबर है 9179066275, 9179066275। ये नंबर एक कॉमन नंबर है एक्चुअली। इस पे फोन कभी कभी कोई हमारी टीम का बंदा भी उठाता है, या डायरेक्टली हम भी उठाते हैं, और इस पे व्हाट्सएप हम जवाब करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर पे आप फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक अल्टरनेट नंबर और है जिसपे आप केवल बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। वो नंबर है 9755 966 275। हाँ, ये नंबर भी हमारे पास ही रहता है, और इस पे कॉल हम ही उठाते हैं केवल, ठीक है। फिर इसके बाद एक तीसरा नंबर है जो हमारे सागर सीड बैंक का नंबर है, ठीक है। अगर आपको बीज से संबंधित इंक्वायरी हो, या सागर से कोई भी चीज आपको लगती है कि हमें ये एक बार चेक करना चाहिए, या बुलाना चाहिए, या हमें ट्रायल करना, या हमें सीड मंगानी है, या हमें खाद के बारे में कुछ भी, तो ये नंबर पे आप इंक्वायरी डालेंगे, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। भाई हरीश जी, उनका नंबर है 9893195994। हरीश जी है ना, हरीश जी सागर सीड बैंक के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इन 3 नंबरों के अलावा हमारा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसपे हम आपसे संपर्क कर पाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप बाजार में जो कंफ्यूजन उपलब्ध है उसमें बिल्कुल भी ना फंसना। हम आपको ग्रुप पे लिंक भी डाल देंगे सभी चीजों की। कई लोग बहुत गड़बड़ भी कर रहे हैं, हमारे नाम को लेकर सीड बेच रहे हैं, कहीं कोई पीडीएफ बेचने में लगा है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं। तो उन सब से बचना, इसलिए मैंने ये तीनों नंबर आपको दे दिए। लेट लटीफ बात होगी, ठीक है, 1-2 घंटे बात हो जाएगी, पर आपको समाधान सही मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, फेसबुक लिंक और यूट्यूब, हाँ, ये सारी लिंकें भी